तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम पोइट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है इमेजरी। लिटरेचर में हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन पोइट्री के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इमेजरी होती क्या है, किस तरह से राइटर अपनी राइटिंग में इमेजरी को यूज़ करते हुए डायरेक्टली बिना किसी चीज़ को बताए वो उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, और इसके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, किस तरह से जो उनसे हैं, और किस तरह से इमेजरी को यूज़ करते हुए राइटर रीडर के माइंड के अंदर उस पिक्चर को ड्रॉ कर देते हैं, पोर्ट्रे कर देते हैं, और किस तरह से पढ़ने के दौरान रीडर खुद को फील करता है कि वो इस लिटरेचर का हिस्सा है, जैसा ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम इमेजरी को डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Imagery is descriptive writing which appeals to one or more of the five senses। जो imagery writing होती है वो descriptive writing में यूज़ की जाती है। और descriptive writing क्या होती है, जिसमें जो बुक की राइटिंग होती है, यानी बुक के अंदर जो मटेरियल लिखा होता है वो descriptive writing के थ्रू लिखा जाता है। तो बुक्स के अंदर जो भी आप राइटिंग देखें उसमें इमेजरी राइटिंग यूज़ की जाती है। और इमेजरी क्या होता है, जो हमारी फाइव सेंसेस होती है उनको वो अपील करती है। Imagery can also figurative language include similes, metaphor, personification, anthropomorphism. These type of imagery often use comparison to create a more vivid impressions for readers। Imagery के अंदर हम देखें तो समटाइम हम comparison को शो करने के लिए figurative use of language को देखते हैं, जिस तरह से similes, metaphor, personification, anthropomorphisms, allusion शामिल हैं। तो सिमिलीज़ को देखें तो सिमिली किस लिए यूज़ होती है, लिटरेरी टेक्निक्स वेयर अ कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग एज और लाइक। तो सिमिली के अंदर देखें तो हम दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के लिए हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरह अगर हम मेटाफोर की बात करें तो मेटाफोर मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन बाय प्रेजेंटिंग वन थिंग एज इफ़ इट वर समथिंग एल्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग अ ब्रेव पर्सन एज अ लायन। मेटाफोर में क्या होता है कि एक अगर शख्स के अंदर कोई खूबी है तो इसकी खूबी को हम दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो इसमें हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन, गिविंग एन ऑब्जेक्ट ह्यूमन फीलिंग्स एंड एक्शन। पर्सोनिफिकेशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन फीलिंग्स या एक्शन उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं, जिस तरह से मानो कि वो एक जानदार आदमी हो। नेक्स्ट वन इज़ एंथ्रोमॉर्फिज्म्स, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन एनिमल। और इसमें जो पर्सोनिफिकेशन के उलट होता है, पर्सोनिफिकेशन में हम जो से नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, लेकिन एंथ्रोमॉर्फिज्म के अंदर हम जो सी है एक एनिमल को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं। ह्यूमन एक एनिमल के साथ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एसोसिएट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज अलुजन, हिंटिंग एट और मेकिंग रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, इवेंट और आइडिया। अब ये जितनी भी फिगरेटिव लैंग्वेज हैं, दिस टाइप ऑफ इमेजरी ऑफन यूज्ड टू कंपैरिजन टू क्रिएट अ मोर विविड इंप्रेशन फॉर अ रीडर। समटाइम हम दो चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन बताते हैं, और इस कंपैरिजन को वाज़िया करने के लिए, वाज़िया तौर पे बताने के लिए हम इमेजरी का यूज़ करते हैं, या तो हम सिमिली का यूज़ करेंगे या फिर मेटाफोर का यूज़ करेंगे। ये इमेजरी की हमने जितनी टाइप्स पढ़ी हैं, ये किसी भी चीज़ के दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए, उनकी करैक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम इमेजरी को, फिगर ऑफ स्पीच को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ऑटम लीव्स आर अ ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड। The correct answer is this is the metaphor. It says the leaves are blanket. A metaphor compare one thing directly with another. It is something else. यहाँ पे लीव्स को एक ब्लैंकेट के साथ रिजेंबल किया गया है, और हम इनके कंपेयर करने के दौरान एज या लाइक का यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली हम कंपेयर करते हैं लीव्स को ब्लैंकेट के साथ। His words felt like a dagger in my heart. करेक्ट आंसर इज सिमिली, क्योंकि यहाँ पे हमने जो उनसे है वर्ड्स को डैगर के साथ कंपेयर किया है कि उसके वर्ड्स इतने तख्त है जिस तरह से खंजर है। तो और इसको कंपेयर करने के दौरान हम अगर लाइक का यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं, तो वो सिमिली में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माई हेड इज़ पॉन्डिंग लाइक अ ड्रम।
एंड द करेक्ट आंसर इज सिमिली। यहाँ पे हेड ऑफ पॉन्डिंग को हमने ड्रम के साथ रिजेंबल किया है और इसको कंपेयर करने के दौरान हमने जिनसे लाइक का वर्ड यूज़ किया है, तो जब भी लाइक का वर्ड यूज़ होगा तो वह सिमिली में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हर कोट फेल्ट लाइक अ वेलवेट कर्टन। तो करेक्ट आंसर है कि ये एक सिमिली है क्योंकि इसमें भी हमने लाइक का वर्ड यूज़ किया है। द बर्ड्स वर म्यूज़िक नोट्स ऑन द टेलीफोन वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे बर्ड्स को म्यूज़िक नोट्स के साथ हमने कंपेयर किया है और मेटाफोर के अंदर हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, इसमें लाइक का यूज़ नहीं होता, तो ये मेटाफोर कहलाता है। आई होप सो इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच की अच्छे से समझ आ चुकी होगी, स्पेशली सिमिली और मेटाफोर की। लेयर्स ऑफ मीनिंग। The words can have different layers of meaning. There is the surface meaning called the denotation. There are also other things which we might associate with the word called the connotation. For example, the word red denotes the color red. Red also many connotations such as dangerous, anger, love, hate. वर्ड्स के एक वर्ड के अपने अंदर कई डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डोनेटेशन मीनिंग भी हो सकता है, इसका कॉनोटेशन मीनिंग भी हो सकता है। तो डोनेटेशन मीनिंग को हम देखें तो इस तरह से है कि जो सरफेस मीनिंग होता है, डोनेटेशन मीनिंग उसे कहते हैं जो कि हमारा सरफेस मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी हमें मीनिंग देती है। वर्ड्स अपने अंदर कई तरह के मीनिंग रखते हैं। एक तो वो मीनिंग होता है जो कि हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आता है, यानी सरफेस मीनिंग होता है, और डिक्शनरी जो हमें मीनिंग देती है उसे हम डोनेटेशन मीनिंग कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें तो बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो एसोसिएट कर दी जाती हैं वर्ड्स के साथ, यानी हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारा जो कंसेप्शनल मीनिंग होता है वो वर्ड्स के साथ या उन चीज़ों के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से रेड कलर है, अगर हम रेड कलर का मीनिंग डिक्शनरी में देखें हैं, यानी उसका डोनेटेशन मीनिंग देखते हैं, तो वो हमें देता है जी रेड कलर। लेकिन अगर हम इसी रेड कलर का कॉनोटेशन मीनिंग देखें, यानी इसका कॉन्सेप्शनल मीनिंग देखें, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेड कलर के साथ अटैच कर दी जाती हैं, जिस तरह से ख़तरा या गुस्से को, प्यार को, हेट को, ये सारी जो फीलिंग्स हैं, एसोसिएशन है, ये रेड कलर के साथ अटैच की जाती हैं। अब हम कॉनोटेशन एंड डोनेटेशन की कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिस तरह से रोज़ है, अगर हम इसका डोनेटेशन मीनिंग देखें, यानी डिक्शनरी मीनिंग देखें, इसका सरफेस मीनिंग देखें, तो वो एक फूल को शो करता है, फ्लावर। अगर हम इसका कॉनोटेशन मीनिंग देखें तो उसके साथ हम लव को, रोमांस को एसोसिएट कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम अगर, और सिमिलरली इसी तरह अगर हम डव वर्ड है, अगर हम इसको देखें तो इसका डोनेटेशन मीनिंग तो ये है कि ये एक छोटा सा वाइट कलर का परिंदा होगा, खूबसूरत सा परिंदा है। जबकि इसके साथ जो कॉनोटेशन मीनिंग है, यानी हम इसका जो कंसेप्शनल मीनिंग इसके साथ अटैच करते हैं, वो पीस को शो करता है, होप को शो करता है। Writers can use the connotations of word to deepen their use of imagery. For example, in Shakespeare Macbeth, character Donabel says, "There's dagger in man's smiles." The word dagger has connotation of violence. Shakespeare is using this connotation to suggest that the character may be in danger and that the smiles are hiding something more unpleasant. Writers जो हैं ज़्यादातर connotation meaning इसलिए अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी इमेजरी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, उसे डीपर मीनिंग दे सके। जिस तरह से शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ के अंदर एक कैरेक्टर है, वो ये डायलॉग बोलता है, देयर इज डैगर इन मैन स्माइल, कि अब इस डायलॉग के अंदर जो डैगर है, क्योंकि वो वायलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसका जो कॉनोटेशन मीनिंग है वो क्या है कि वायलेंस है, गुस्सा है, ठीक है, उसको शो करता है। और जो इंसान है वो मुस्कुरा रहा है, यानी इंसान जो है, मे बी इंसान की जो स्माइल है वो इस वजह से है कि उसके पीछे कोई ईवल डीड है, ईवल जो डिज़ायर है उसको हाइड करने के लिए, उसको छुपाने के लिए वो मुस्कुरा रहा है। और इसका कॉनोटेशन मीनिंग ये भी हो सकता है कि करैक्टर जो है वो ख़तरे में है और अपने जो है अनप्लेजेंट फीलिंग्स को छुपाने के लिए वो स्माइल कर रहा है। तो कॉनोटेशन का मीनिंग जो है हम हर बंदे का अपने लिहाज से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये कंसेप्शनल मीनिंग होता है और हर आदमी की सोच दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और यही वजह है कि हर इंसान अपने मुताबिक उसका मीनिंग ड्रैग कर सकता है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसे करते हुए हम देख पाएंगे कि हमें कॉनोटेशन और डोनोटेशन का मीनिंग किस हद तक समझ आया है। वर्ड है सवान। सवान मीन्स ग्रेस। करेक्ट आंसर इज कॉनोटेशन। We would associate savan with grace, so this is connotation.
Second question is this denotation or connotation? Childish, like a child. Being childish means like a child, so this is denotation. Next question is home, that is associated with comfort. Is it connotation or denotation meaning? We would associate a home with comfort, so this is a connotation. Next word is silver, second one. We would associate a silver with second best, so this is a connotation. Butterfly. A butterfly means a wing insect. A butterfly is a winged insect, so this is a denotation. Appealing to the senses. There are 5 main senses: sight, sound, taste, smell, touch. When we write, it is a good idea to appeal to more than one different sense so that a reader can better visualize what we are describing. समटाइम इमेजरी के लिए हम जो अपनी 5 सेंसेस होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए इमेजरी को यूज़ करते हैं, बल्कि इस तरह से यूज़ किया जाता है कि इस तरह की डिस्क्रिप्शन खींची जाती है कि जिससे ऐसे लगे कि जिस तरह से कोई करैक्टर हम उसे फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं। समटाइम इमेजरी का यूज़ कुछ इस तरह से किया जाता है कि हमें लगता है कि हम उस कहानी का हिस्सा है और हम इन चीज़ों को जो इर्द गिर्द हो रही हैं उनको अपनी या तो 5 सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, या हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो जब भी रीडर जो सा है इस कहानी को रीड करेगा तो वो अपनी उसको ऐसे फील होगा वो खुद इस कहानी का हिस्सा है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो सा है सेंसेस को यूज़ किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द फ्रेश सेंट ऑफ लेमन्स ब्राइटन द किचन। द सेंट ऑफ लेमन्स को यूज़ किया गया है सेंस ऑफ स्मेल के लिए, तो करेक्ट आंसर है स्मेल। सेकंड है स्पाइसेस pricked the back of her throat and made her eyes water। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पाइसेस bring the back of her throat uses the sense of taste। Next question is the vivid colors were almost overpowering, and the correct answer is sight। The vivid color uses the sense of sight। The next one is the soft material draped gently over the back of the chair, and the correct answer is touch। The soft materials uses the sense of touch। नेक्स्ट हम देख तो इम्पैक्ट ऑफ शोइंग नॉट टेलिंग, इसको हम देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ मोर इंटरेस्टिंग इफ़ यू शो योर रीडर्स व्हाट यू मीन रेदर देन जस्ट टेलिंग देम। फॉर एग्जांपल, she felt tired। This example is not very interesting as it tells us how character feels। Here is it again, but this time showing the character's feeling rather than telling। She yawned and struggles to keep her eyes open। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो से है वो डायरेक्ट बताने के बजाय हम इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं राइटिंग के अंदर कि उस सिचुएशन के ज़रिए से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो करैक्टर है, कहानी का करैक्टर है, वो क्या फ़ील करता है। अगर यूँ सेंटेंस बोला जाए कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अगर हम इस सिनेरियो को कुछ इस तरह से बयान करें कि वो जो सी है वो जमाइयाँ ले रही थी और उसे अपनी आंखें खोलने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, मुश्किल से वो आंखें खोल रही थी, हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और थक हारने के बाद जो है वो मुश्किल से जागने की कोशिश कर रहा है या मुश्किल से जो अपना काम है वो टास्क को पूरा कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और नींद की हालत में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। रीड दिस एग्जाम्पल फॉर एम्बलम वर्स। Behold the dreamers, his throat went dry, his palms moistened, unable to reach for his handkerchief in the packed downtown subway. He wiped both palms on his pants। यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो हमें जो से है उसके गला खुश्क होने से, उसकी हाथ की हथेलियों पे पसीना आने से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। ऑल्दो राइटर ने हमें डायरेक्टली जो से है ये नहीं बताया, लेकिन उसकी जो कैरेक्टर है या उसका बैकग्राउंड उसने इस तरह से खींचा है
कि उसके ज़रिए से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें यूज़ की कितनी इमेजरी है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो करैक्टर है वो नर्वस है। तो चलिए अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि राइटर ने किस तरह से अपनी राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेशंस को शो किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इमोशंस आर बीइंग शोन इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बिग स्लीप बाय द रेमोंड चैंडलर। शी स्लैम्ड हर ग्लास stone so hard that it slopped over an ivory cushion. She swung her legs to the floor and stood up with her eyes blinking fire and her nostril wide. Her mouth was open and her bright teeth glared at me. Her knuckles were white. And the correct answer is anger. The emotion show here is anger. We know this because of the phrase slammed her glass down, eyes sparking fire, teeth glared. Okay, next one is within 40 minutes, the voice inside my head was screaming, when have I gotten myself into? I tried to ignore it, to whom as I hicked through humming proved too difficult to do while also painting and mourning in agony. Try to remain hunched in that remote, upright position while also propelling myself forward when I felt like building with legs. The correct answer is fear. The emotion shown here is fear. We know this because of the phrase voice inside my head is screaming, what have I gotten myself into? Mourning in agony. So यहाँ पे एक और छोटी सी एक्टिविटी है. What is the imagery? Pictures in the books, a type of writing that includes picture or descriptive writing which appeals to one or more of the five senses. Last one is the correct answer. Imagery, descriptive writing which appeals to one or more of the five senses. Swept, dripped down his face is an example of showing or telling. The correct answer is showing. This is an example of showing. If it was telling, it might say something like he was very hot. Okay, now next one is which of these words would be associated with the sense of touch? Salty, rough, fresh. Okay, rough is a word we would associate with touch. Next one is what is connotation? The association we have with the word, the literal meaning of the word. And the correct answer is the connotation is the association we have with the word. Denotations are the literal meaning of the word. Okay, next one is figurative language like similes and metaphors are also the types of imagery. Is it true or false? Yes, it is true. Figurative language often uses comparison to create more vivid impressions for the readers.